ना नहीं तो क्लियर है। ओके हाँ तो ठीक है। ओके गुड इवनिंग दोस्तों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं आपका इंटीग्रेशन का डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट नहीं डेफिनेट स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनेट में आपको लगभग जब भी थोड़ा बहुत पोर्शन आता होगा, जैसे कि किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हो, डेरिवेटिव से सीखा होगा आपने। एंटी डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेशन ही बोलते हो, क्लियर है। तो अब मैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की बातें करूंगा आपके साथ। लगभग आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका लगभग पूरा हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और क्वेश्चन जब बनते हैं ना इससे तो बहुत ही टफ बनते हैं क्वेश्चन दिखने में, तो लेकिन जब उस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज से, डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज से, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो बातें हम आज उन प्रॉपर्टीज की कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखते हैं स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो लिखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज नंबर 1, देखो इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो आपको दो टाइप के मिलते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट मिलते हैं। इंडेफिनेट के अंदर आप हमेशा कांस्टेंट पीछे ऐड करते हो, लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप उस कांस्टेंट को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडेफिनेट अगर नाम इंटीग्रेशन का इंडेफिनेट नाम हो चुका है आपका, तो कैसा इंटीग्रेशन है, मतलब हाँ उस फंक्शन की वैल्यू आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। हाँ उसको चेंज कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वैसे वैसे कुछ भी हो, क्यों, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको वैल्यू जो मिलेगी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे आपको कोई अननोन कांस्टेंट लगाने की जरूरत पीछे नहीं पड़ती, क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपकी प्रॉपर्टी की। सबसे पहले अगर किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की नोटेशन होती है कोई ना कोई उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी वहां पे आपके साथ, क्लियर है। तो अगर फंक्शन में ऐसे आपको मिलेगी, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है एक्स का, तो ए टू बी आपकी ए लोअर लिमिट बी अपर लिमिट है, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव करके, लिमिट को चेंज कर सकते हो बी से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मतलब अगर लिमिट चेंज करो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। सेकंड, अगर फंक्शन आपका ऐसा है एफ एक्स डी एक्स, ये तो सिंपल सिंपल सी है आपकी, थोड़े से एक्स एक्स की रेस्पेक्ट तो फंक्शन एक्स में है, अगर यहीं पे लिमिट आपकी सेम है, मैं से कर दूं एफ जेड डी जेड, और तीसरा कर दूं ए से बी एफ टी डी टी, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। मतलब कि जिसमें फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट, जिसमें फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट। मतलब किस एग्जांपल में देख लो आप, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, ए टू बी अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स आपका, और दूसरा साथ में क्या हो ए टू बी जेड स्क्वायर प्लस में टू, और साथ में रेस्पेक्ट किसकी है, डी जेड की है, मतलब वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा इसकी में आपके इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है ना। भाई फंक्शन के रेस्पेक्ट में वही उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, बाद में लिमिट तो वही वैल्यू पुट करनी है आपके साथ। हाँ लिमिट अगर अलग अलग हो तो फर्क पड़ता है, फंक्शन उसके रेस्पेक्ट, फंक्शन उसकी रेस्पेक्ट, फंक्शन उसके रेस्पेक्ट, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, क्लियर है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी के बेस ना हम क्वेश्चन को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हो गया, सिंपल आप इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाता है आपका। तो इससे बच के रहना, इस प्रॉपर्टी से बच के तो नहीं रहना, इसके टैकल करना, मतलब आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप ब्रेक कर सकते हो ए टू सी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्लियर ना। सी यहाँ पे आपका कोई ए से और बी के बीच में आपका सी, मतलब ए से बड़ा है और बी से छोटा है, मतलब उसके बीच में आ रहा कोई। अच्छा ये प्रॉपर्टी पता है कहाँ पे काम आती है आपकी, अधिकतर ये प्रॉपर्टी वहां पे काम आती है जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन का क्या हो, नॉट डिफाइन बनता हो, या आपका फंक्शन चेंजमेंट है रहा हो कि भाई पहले नेगेटिव आ रहा फिर पॉजिटिव हो रहा हो, यहाँ पे आप, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन आएगा, इसके बेस पे देखता हूं आपको, जैसे बोल दे आपको x माइनस टू का इंटीग्रेशन 0 से 4, ऐसे बोल दे आपको, मोड का फंक्शन मिल जाए आपको। तो एक बात देखो, कभी भी मोड के फंक्शन को जो आप ब्रेक करते हो, मोड ऑफ x माइनस टू, दो जगह आप उसको ब्रेक करते हो। भाई मोड है, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तो यू विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स,
सी, अगर आपकी वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, 2 और 2 से बड़ी, तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, 2 या 2 से ग्रेटर देन, ओके, या 4 तक तो है ही आपके अपर लिमिट, ठीक है। अगर 2 या 2 से छोटी है तो आपको 2 और 2 से बड़ी में तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन आपका पॉजिटिव मिलेगा, तो x प्लस x माइनस 2 मिलेगा, ओके। अच्छा, अगर 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, यहां हो, तो क्या होगा आपका माइनस का x माइनस 2 हो जाएगा, फंक्शन है नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो कभी भी जब आप किसी एक मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करते हो तो ये चेक करो कि वहां पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कब बन रही है, नेगेटिव कब बन रही है, तो ऐसे ब्रेक होता है आपका। क्लियर है, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 पे ब्रेक हुआ है ना, 2 पे, और 0 से 4 तो है ही आपकी, तो 0 से 2 तक तो फंक्शन क्या आपका x, नहीं 0 से 2 फंक्शन आपका माइनस का x माइनस 2 लिखोगे इसको, प्लस में 2 से 4 आपको इसका प्लस का x माइनस 2 लिखोगे इस इंटीग्रेशन को। इसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है। अगर सीधे डेरिवेटिव करके कर देते हो तो फंक्शन आपका आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने फंक्शन को चेंज तो किया नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि नेगेटिव कहां पे है और पॉजिटिव कहां पे है। तो अगर ये नहीं पता लगेगा तो फंक्शन में आप लिमिट्स गलत पुट करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक फंक्शन नेगेटिव है 0 से 2 तक, और 2 से 4 तक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है आपकी वैल्यू। क्लियर है ना, तो ऐसे फंक्शन को ब्रेक करके लिखना पड़ता है, तो ये लिमिट आप, ये फंक्शन आपका उस जगह काम आ जाता है, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू तो पूरी की वैल्यू ना इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी चीज। क्लियर है, चलो इसी के बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स, नहीं सॉरी साइन एक्स नहीं, कोस एक्स ले लो, कोस एक्स का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से, नहीं पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई लेते, 0 से पाई। हाँ, इसको करो, आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले एक ही आ रहा होगा भी कोस एक्स का क्या कर दो आप, साइन एक्स कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, यहां पे भी ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है आपको। देखो एक मिनट डी एक्स रेस्पेक्ट होगी ना, अच्छा मोड आएगा, सॉरी मोड आएगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपका मोड आएगा, मोड ऑफ कोस एक्स हो जाएगा आपका डी एक्स। तो कोस एक्स की नेगेटिव कहाँ पे होती है, पॉजिटिव कहाँ पे होती है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो कोस एक्स में देखो, कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपका, ऐसा ग्राफ होता है ना, कोस एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, ओके। तो कोस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, तो यहां से ये आपका 0, ये वाली वैल्यू पाई बाई 2, ये आपका 3 पाई बाई, नहीं ये आपका ये पाई बाई 2 हो गया, 0 पाई बाई 2, ये आपका पाई, और ये 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। आपको कहां से क्या करना है, 0 से पाई, 0 से पाई तक आपका ग्राफ ये बनेगा आपका 0 से पाई। देखो कोस एक्स मोड है, तो सभी को पता है मोड ब्रेक आपका 2 में हो, एक बार पॉजिटिव है एक नेगेटिव में। अच्छा 0 से पाई बाई 2 आपका ग्राफ अपर है, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में कोस एक्स क्या रहेगा आपका, कोस एक्स ही रहेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। अच्छा पाई बाई 2 से पाई के बीच में नेगेटिव आ गया ना ग्राफ नीचे, पाई बाई 2 से और पाई के बीच में कोस की वैल्यू माइनस कोस एक्स होगी। तो पता कैसे लिखोगे इसको आप, कोस एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव, प्लस माइनस कोस एक्स डी एक्स पाई बाई 2 से पाई। ब्रेक करना पड़ेगा मॉडुलस फंक्शन को, हमेशा चेक कर सकते हो आप, अगर पॉजिटिव ही रहता है ना तो आप उसको मॉडुलस को आपको पॉजिटिव ही रहने देगा अधिकतर। देखो क्या हुआ, कई बार पता कैसे दे देगा आपको थोड़ा सा, अच्छा ये देख लो एक बार, ये आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन एकदम अच्छे से। ये आपका पॉजिटिव 0 से पाई बाई 2 तक और पाई बाई 2 से पाई तक नेगेटिव, तो ब्रेक कर दिया ना 2 जगह, क्योंकि फंक्शन आपका दोनों थे, मोड फंक्शन था आपका,
सिंगल होता तो आप सीधे सीधे उसको रिटेयर करके लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भाई पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है आपको वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पता आपको दे दे 2 से 4 मोड ऑफ x माइनस 2। अब ये देखो 2 से 4 के बीच में कभी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ही नहीं कभी भी भाई। 2 3 4 उसके बीच में कहीं रख दो, 2 से बड़ा और 4 से छोटा कहीं भी रख दो, आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये इस मोड को क्या लिख सकते हो आप, 2 से 4 x माइनस 2 ओनली। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये ब्रेक तो होगा नहीं कभी भी भाई, छोटा नेगेटिव तो कभी नहीं बनने वाला 2 से 4 के बीच में, तो हमेशा आपका मोड केस में सीधा सीधा आप पॉजिटिव फंक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा टिपिकल कर सकता है, आपको थोड़ा गुमराह करने की कोशिश भी कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसे बचना पड़ेगा आपको। चेक करो 2 है, 2 पे 0 है, 1 होता तो नेगेटिव बन जाता, लेकिन 1 तो है नहीं, 2 से लोअर लिमिट ही क्या आपकी 2 क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना अपना, बचना नहीं है बिल्कुल भी एकदम। अच्छा जी, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी आ रही है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे है, फंक्शन में मिलेगा आपको -a से a लिमिट मिलेगी, और आपको कोई फंक्शन मिलेगा f(x) dx मिलेगा। अच्छा, इस फंक्शन को अगर सोल्व करके लिखें तो बनता है 0 से a लिमिट f(x) प्लस f(-x), और इसका पूरे का dx रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखे तो बनता है क्या है, देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब क्या f(x) आपका है, f(x) इज ओड, और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 से a हो जाएगी f(x) dx से, कब है जब f(x) इज इवन, f(x) इज इवन गाइस, क्लियर है ना। अब ये भी पता होना चाहिए कि ओड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। तो ओड फंक्शन अगर आपको पता कि ओड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान दे लो एक बार मेरी तरफ से, ठीक ना। अगर f(x) आपके पास दो फंक्शन, आपके पास f(x) है, अगर f(x) f(-x) निकालते हो, उस x की जगह आप उस फंक्शन में -x रखते हो, तो अगर f(x) और f(-x) में दोनों में इक्वल में नेगेटिव का फर्क आता है, मतलब कि f(x) इज इक्वल टू क्या आता है आपका -f(-x) आता है, तो फंक्शन विल बी ओड हो जाएगा आपका। एंड f(x) क्या होता है आपका f(-x), दोनों इक्वल ही हो जाते हैं आपके, फंक्शन क्या हो जाएगा इवन। लेट टेक एन एग्जांपल के बेस समझते हैं, ये दोनों बातें लिख सकते हो आप अच्छी तरीके से पहले, क्लियर है। क्लास को पूरी अटेंड करें, पूरा अटेंड करेंगे तो आपके काम आ सकती है क्लास, ठीक है ना। काफी अच्छे से बता रहा हूं सारी चीजें, इन प्रॉपर्टीज के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी उठा के देख लो, मेंस तक के क्वेश्चन भी इससे सोल्व होते हैं आपके, ठीक है ना। इसको ध्यान से कर लेना, मैं जेज मेंस से भी क्वेश्चन दूंगा आपको यहाँ पे, अभी पहले एक बार देख लो। देखो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है x² f(x), अगर f(-x) निकाल तो क्या आता है आपका, x की जगह x था, तो अभी x -x रखना है, -x का स्क्वायर, वो भी क्या आता है x², मतलब कि x², तो f(x) किसके इक्वल हो गया आपका, f(-x) के इक्वल हो गया, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू f(-x) मींस f(x) इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन हो गया f(x) आपको, f(x) f(-x). अच्छा यहाँ पे रखो, f(x) की जगह क्या रख दो, f(-x) की जगह क्या रख दो, f(x) रख दूं, f(x) रख दिया, तो f(x) कितना हो, 2f(x), तो इवन में कंडीशन मैंने बता दी थी पहले कि कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f(x) हो जाएगा आपका, क्लियर है ना ये चीज आपको, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पे फंक्शन हो आपका x³ हो, x³ होगा आपका फंक्शन, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसको, अगर आपका फंक्शन हो f(x) इज इक्वल टू x³ हो, तो x की जगह -x रखना, क्या आएगा, -x का क्यूब कितना आएगा, -x³ ही आएगा, तो क्या आ रहा है x³ क्या आ रहा है आपका, x³, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब क्या बन गया आपका f(x) क्या आ रहा है, -f(x), उसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब अब ये दोनों आपस में नेगेटिव, तो मतलब दिस इज एन इवन फंक्शन, इवन आ गया ना आपका फंक्शन। अच्छा इवन फंक्शन नहीं, सॉरी ओड फंक्शन, ठीक है, ओड हो गया। अच्छा ओड हो गया तो f(x) की जगह क्या रख दूं मैं, f(-x) का नेगेटिव, आपका क्या था, f(-x) ही था। अच्छा f(x) की जगह क्या रख दूंगा मैं, माइनस रखूंगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। तो फंक्शन के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली और ओनली ये चेक करें कि फंक्शन इवन है, ओड है, कब,
जब लिमिट माइनस ए से ए ओवर कोई फंक्शन आपको गिवन मिले। यहाँ क्लियर है? क्लियर है ना? अगर सिंपली सोल्व होता तो वैसे भी कर सकते हो, बट ऐसे लग रहा है तो ऐसे ही सोल्व करें, थोड़ा जल्दी इजी पड़ता है आपके लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, अभी थोड़ी देर में करो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, जैसे देखो -π/2 से π/2 cos x dx, और यहीं पे मैं बोलता हूं इसका आंसर बताएं, और यहीं पे बोल देता हूं -π/2 से π/2 sin x dx। इसके अंदर देखिए -π/2 भाई, ये हो गया आपको -π/2 नेगेटिव साइड। भाई अगर यहां से आप एंगल की स्टडी करते हैं उल्टी साइड से तो आपके थीटा माइनस थीटा लिए जाते हैं, और यहां से स्टडी करते हैं तो आपके थीटा प्लस थीटा, मतलब कि प्लस π/2 ही हो गया, -π/2 ही हो गया। ठीक है ना? अच्छा cos x है, cos x है, ये क्या आपका fx है, और f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा आपका, cos ऑफ माइनस एक्स ही होगा। ओके, cos ऑफ माइनस एक्स, और x किसके बीच में हो सकता है आपका, -π/2 से π/2 के बीच में आपका। अच्छा, इसमें यहां तक और यहां से यहां तक cos की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होगी, इसके अंदर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर cos और आपका पॉजिटिव होता है, तो cos और माइनस एक्स क्या होता है आपका, cos x ही हो जाता है। मतलब कि ये फंक्शन कैसा आपका f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया ना। तो क्या करोगे इसको, 0 से π/2 कितना, 0 से π/2 2 टाइम्स ऑफ fx, तो 2 टाइम्स ऑफ cos x dx, तो cos x dx cos x का इंटीग्रेशन sin x 2 टाइम्स बाहर है 0 से π/2, तो π/2 पुट करो, sin π/2 की वैल्यू 1, तो 2 into 1 आंसर विल बी 2। इसको चेक करना, इसको जब चेक करोगे आप तो sin x क्या होता है आपका, पुट करो, ये होगा π/2 से π/-π/2, इसके अंदर साइन नेगेटिव, मतलब कि साइन ऑफ x तो आपका fx हो गया, लेकिन f ऑफ माइनस एक्स रखोगे जब आपका, तो साइन ऑफ क्या आएगा, -x आएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ -x मतलब माइनस साइन ऑफ x, मतलब कि ये दूसरे के नेगेटिव बन रहे हैं ना, तो वैल्यू की जो हुई, ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, और ओड, और ऐसे में आपके ओड के फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर 0, और इसका आपका 2 टाइम्स हो जाएगा उसका। क्लियर है ना? आप ऐसे कर सकते हो चीजों। ओके, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन वगैरह दे देता हूं मैं। अच्छा एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टी, वो भी काम आ जाती है कभी कभी, कभी कभी क्यों, मैक्सिमम तो वो भी काम आती है, मैक्सिमम अधिकतर तो क्वेश्चन को कई बार सोल्व कराने में वही काम आती है। देखो 0 से a fx dx, ठीक है ना। अगर फंक्शन को आपको थोड़ा सा चेंज करना हो तो आप इस x को रिप्लेस करते हो दोनों लिमिट के सम a प्लस b, दोनों लिमिट के सम में से इस x को घटा दो तो भी आपका होगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, इसका a से b लिमिट f ऑफ x की क्या कर दोगे, a प्लस b माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी आपकी। क्लियर कह रहा हूं मैं? ओके, तो मतलब कि अगर आप x को किससे रिप्लेस करते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, तो इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। ओके, जैसे बोलो जैसे बोल दो 0 से π/2 साइन रेज टू पावर एन एक्स, नहीं जिस रुको एन एक्स अपॉन में कोस रेज टू पावर एन एक्स इंटू में साइन रेज टू पावर एन एक्स डेक्स, ऐसा टाइप में आपको टिपिकल क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पे हम, ये आपका आई है, पाई देखते हैं, अगर पाई बाई इन दोनों का सम करके एक्स में से घटाऊंगा तो क्या बनेगा, π/2 माइनस एक्स, तो साइन रेज टू पावर एन क्या बनेगा आपको, इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। इन दोनों का सम क्या आएगा, π/2 में से एक्स घटाएंगे, इन दोनों का सम a प्लस बी, एक्स में से घटाया क्या करेगा, π/2 माइनस एक्स
प्लस साइन रेस्ट टू पावर n π/2 माइनस एक्स। ये कितना होगा, कोस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका कोस, या आपका साइन, भाई साइन π/2 क्या होता है कोस, तो साइन n क्या हो जाएगी, कोस की पावर n हो जाएगी। तो सारे आपस में चेंज हो गए, ये बन जाएंगे ना कैसे कि कोस की पावर nx अपॉन में साइन की पावर n हो जाएगी, और ये कोस की पावर n हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका लिमिट वो की वो रहेगी। अच्छा, इन दोनों फंक्शन को जोड़ दो आपस में, क्या बनेगा i 2i हो जाएगा आपका। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दोनों का बेस सेम है, एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर भी दोनों सेम है, क्या बनेगा आपका साइन रेज़ टू पावर n प्लस कोस की पावर n अपॉन में साइन रेज़ टू पावर n प्लस कोस की पावर n। कितने हो गए, 1 आ गया, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 2i था ना इस साइड, 2i की वैल्यू कितनी आ गई 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, 2i 0 से π/2 पुट किया तो π/2 आ गया, π/2 माइनस 0, ठीक है। और 2i की वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/4। मतलब अगर आपको ऐसे मिले 0 से π/2 हमेशा, और आपको मिले 0 से π/2 के साथ में ये वाला पावर में कुछ भी मिले ऐसे 4 4 4, ऊपर कोस हो तो भी चल जाएगा, नीचे साइन हो तो भी चलेगा आपका, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपकी वैल्यू फिक्स π/4 रहेगी। मतलब जैसे क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ से 0 से π/2 है, ऐसा हो साइन की पावर 4 अपॉन में कोस की पावर 4 प्लस में साइन की पावर 4, तो इसका अगर इंटीग्रेशन आप निकालोगे सोल्व करके, तो इसकी वैल्यू आखिरी में आपकी π/4 आएगी। जिस सोल्व करके निकाल लेना इसी मेथड से। आपकी यहाँ पे n थी, n की जगह मैंने 4 लिख दी पावर। क्लियर है ना, ओके। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ होगा तो उनके टिपिकल क्वेश्चन देख लेंगे आपके, ठीक है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ओड इवन वाले थोड़े ज्यादा टेक्निकल पड़ेंगे आपके लिए, वो चेक करें आप, ओड इवन फंक्शन है नहीं है, वहाँ पे चेक करके सीधे सीधे आप बता दें कि 0 आंसर या उसका 2 टाइम्स उस फंक्शन का, इवन है तो 2 टाइम्स, अगर वो ओड है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको किसी फंक्शन की वैल्यू को अगर रिप्लेस करना हो तो क्या करें, इन दोनों की अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को उस फंक्शन में से घटाएं, तो क्या मिलेगा, आपकी दोनों की वैल्यू बराबर मिलेगी। या आपको क्या मिलेगा, एक रेशियो को दूसरे में चेंज करने के बाद आपको थोड़ी सोल्व करने में आसानी रहेगी वहां पे क्वेश्चन में, ठीक है ना। या कुछ ऐसा बनता दिखेगा जिसके वजह से आपका आंसर क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, थोड़े ध्यान से देखें, थोड़ा टाइम कम आपके पास, ओके। पता नहीं लॉकडाउन कब तक खुलेगा, तो अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, और वीडियो को पूरा तरीके से देख लेना एकदम बिल्कुल। और पहली बार बोल रहा हूँ, इस चैनल को कभी ना कभी मैंने बोला नहीं अब तक, सब्सक्राइब कर देना, और इस पूरी वीडियो को आप शेयर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू, ओके।